हेलो व्यूअर्स, योर रिपोर्टर में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले और इस साल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और कर्नाटक के बड़े सूबों में चुनाव को लेकर भाजपा की क्या रणनीति होने जा रही है और विपक्ष किस तरह से भाजपा के सामने चुनौती पेश कर पा रहा है। इस पर हम पूरी चर्चा करेंगे। 2024 के चुनावी महासंग्राम के लिए जहां विपक्षी राजनीतिक दल अपनी रणनीति को धार देने में जुट गए हैं, वहीं केंद्र की सत्तारूढ़ पार्टी विपक्ष की धार को कुंद करने के लिए कमर कस रही। इस बीच विपक्ष की सबसे बड़ी चुनौतियां दो हैं। एक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करिश्माई प्रभाव जो अभी भी जस का तस है। दूसरा, पीएम मोदी के समक्ष खड़ा करने के लिए एक प्रभावी चेहरा तलाश पाने में विपक्ष की नाकामी। ये दो चुनौतियां विपक्ष के सामने हैं। सबसे पहले तो कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों के बीच प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी पर भारी मतभेद दूर होने का नाम नहीं ले रहे हैं। वहीं भाजपा के पास पीएम मोदी की लोकप्रियता का बड़ा राजनीतिक अस्त्र है, जिसके सामने विपक्ष का प्रहार बेअसर हो जाता है। बीते कई चुनावों में यह साबित भी हुआ है। अब देखना होगा कि इस साल मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक जैसे बड़े सूबों में इस साल होने जा रहे चुनाव के लिए भाजपा किस तरह की रणनीति अपनाती है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भाजपा सरकार है, तो कर्नाटक में भी भाजपा सरकार में है। तो वहीं कांग्रेस राजस्थान व छत्तीसगढ़ में सरकार चला रही है। भाजपा की कोशिश ऐसी है कि वह मध्य प्रदेश और कर्नाटक में सत्ता में दोबारा लौट जाए, तो राजस्थान व छत्तीसगढ़ में कांग्रेस से सत्ता छीनना चाहती है भाजपा। ये चुनाव 2024 लोकसभा की जंग से पहले सेमीफाइनल के तौर पर देखे जा रहे हैं, जिसका प्रभाव अंतिम महासभा पर पड़ेगा। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। तो ऐसे में भाजपा इन सूबों में विपक्ष का सुपड़ा साफ करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। जाहिर तौर पर जब 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ये एक तरीके से सेमीफाइनल हैं जब इन राज्यों के चुनाव, तो भाजपा पूरी ताकत लगाएगी। अब बात आती है कि विपक्ष को चित करने की क्या रणनीति भाजपा बनाती है और अपनाती है। जाहिर है विपक्ष अडानी समेत अपने तमाम आरोपों पर खुद एकजुट नहीं हो पा रहा है। ऐसे में वह न तो पीएम मोदी को घेर पा रहा है और न ही जनता के बीच विश्वसनीयता पैदा कर पा रहा है। भाजपा अपना यह राजनीतिक संदेश देने में क्या कामयाब होती नजर आ रही है कि विपक्षी दल अपने सियासी स्वार्थ की वजह से किसी तरह भ्रष्टाचार का कोई मुद्दा खड़ा कर पीएम मोदी पर निशाना साध रहे हैं। भाजपा का यह कहना जायज़ भी है। अगर भ्रष्टाचार के आरोप में ज़रा भी दम होता तो समूचा विपक्ष एकजुट न हो जाता। कहीं न कहीं उनके बीच इन आरोपों पर मतभेद है। इसका मतलब वे खुद संतुष्ट नहीं है, कन्विंस नहीं है। विपक्षी खेमे में खुद ही इन आरोपों पर संशय का संदेश जनता के बीच जा रहा है, जो भाजपा को राजनीतिक लाभ तो पहुंचाएगा ही और पहुंचा भी रहा है। पीएम मोदी ने खुद ही संसद में कह दिया था कि विपक्ष जो कुछ भी आरोप लगा रहा है, ये सब हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर, वह जनता के गले नहीं उतर रहा है। जनता के विश्वास को जो जीता है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने और भाजपा ने उनके नेतृत्व में, वह जनता किसी तरीके से ऐसे आरोपों पर विश्वास नहीं करेगी जिसके लिए साक्ष्य वगैरह है नहीं, जो किसी एक निजी कंपनी पर लगाए गए एक विदेशी एजेंसी के रिपोर्ट के आधार पर हैं। राफेल और पेगासस जासूसी के आरोपों का अल्टीमेटली क्या हुआ? कांग्रेस और विपक्ष इन दोनों मुद्दों पर ऑलरेडी झटका खा चुका है। 2019 के लोकसभा चुनाव में राफेल को लेकर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर सीधा हमला बोला था, लेकिन चुनावी नतीजों ने कांग्रेस को कहां पहुंचा दिया। आपने देखा होगा 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस रसातल में पहुंच गई और भाजपा को भारी बहुमत मिला। पहले से भी ज़्यादा सीटें लेकर के भाजपा विजयी हुई थी। और राफेल को लेकर के राहुल गांधी कितने तीखे हमले खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधे तौर पर किए थे। वहीं पेगासस में भी क्लीन चिट मिल गई है कि जो कमेटी बनाई गई थी जांच के लिए, उसने कह दिया है कि ऐसा कोई जासूसी वाला इक्विपमेंट पाया नहीं गया। इससे इस तरीके के नतीजों से भाजपा का आत्मविश्वास और बढ़ा है और विपक्षी खेमे में निराशा नज़र आ रही है। और इससे भाजपा के आत्मविश्वास बढ़ने से ये होगा कि उनकी रणनीति में और धार पैदा होगी। त्रिपुरा में भाजपा का सत्ता में लौटना एक बड़ा संदेश भाजपा शासित सूबों जैसे मध्य प्रदेश और कर्नाटक के लिए है। पीएम मोदी ने त्रिपुरा के वोटरों को क्या कहा? उन्होंने कहा कि त्रिपुरा के वोटरों को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने डबल इंजन की सरकार दोबारा चुनने के लिए वोट किया और यही हितकर भी होगा। इससे यह संदेश गया मध्य प्रदेश व कर्नाटक जहां भाजपा की सरकारें हैं, वहां की जनता को भी डबल इंजन की सरकार फिर से चुननी चाहिए। इस नवंबर में मध्य प्रदेश में चुनाव है और मई में कर्नाटक में चुनाव है। वहीं विपक्ष जो है
अभी अब आपसी तमाम मुद्दों पर आपसी सहमति बनाने के भंवर में ही फंसा हुआ है, कहीं कोई बड़ी मुहिम खड़ा नहीं कर पा रहा है। हाँ, यह ज़रूर है कि आम आदमी पार्टी ने पीएम मोदी पर तीखे हमले अडानी प्रकरण को लेकर किए हैं और करते भी जा रही है आम आदमी पार्टी, लेकिन भाजपा यह संदेश दे रही कि आम आदमी पार्टी के पूर्व शिक्षा मंत्री और मनीष सिसोदिया और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन पर सीबीआई और ईडी की कानूनी कार्यवाही की वजह से जो आप में बौखलाहट है, उसी का यह नतीजा है कि केजरीवाल एंड कंपनी किसी तरह से पीएम मोदी को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ही घेरना चाह रहे हैं, जबकि कोई ऐसे साक्ष्य पेश नहीं कर पा रहे हैं। वैसे भी भाजपा आपकी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ व राजस्थान में, कर्नाटक में मौजूदगी से निश्चिंत है। आम आदमी पार्टी का उनका मानना है कि आम आदमी केजरीवाल की पार्टी कांग्रेस व विपक्ष का वोट काटकर भाजपा को ही फायदा पहुंचाएगी, जैसा गुजरात में हुआ। वैसे ही थोड़ा केजरीवाल की छवि इस शूट एंड स्कूट वाली है, जैसे वो आरोप लगाते हैं और निकल जाते हैं, इस तरीके का संदेश जनता के बीच में गया हुआ है और इस संदेश को और मजबूत भाजपा करने की कोशिश कर रही है और आगे के चुनाव में करेगी भी। अब आते हैं बिहार पर। बिहार में राबड़ी देवी पर सीबीआई की कार्रवाई के बाद भाजपा की नज़र नीतीश कुमार पर है, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं। अब ये देख रही है भाजपा कि वो क्या रुख लेते हैं, क्या बोलते हैं। तेजस्वी पर ऐसी ही एक कार्रवाई का हवाला देकर नीतीश ने आरजेडी से यानी महागठबंधन से नाता तोड़कर भाजपा के साथ सरकार बना ली थी। उन्होंने भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात उस समय की थी। ऐसे में एक बार राबड़ी व लालू से सीबीआई की पूछताछ को लेकर नीतीश के सामने सवाल मुंह बाए फिर से खड़े हैं। तेजस्वी इसे विपक्ष पर के खिलाफ एजेंसी का दुरुपयोग बताकर नीतीश के साथ बने रहने का बहाना दे रहे हैं, तो नीतीश अभी इस पर खुलकर कुछ नहीं बोले। क्या पता आगे सीबीआई की जांच में क्या निकल आए और फिर भाजपा के सवालों का जवाब देना उनके लिए मुश्किल हो जाए और जनता के बीच में वो जाना मुश्किल हो जाए। फिर वो ये सवाल पूछा जाएगा क्या भ्रष्टाचार के मामलों पर उन्होंने अपनी राय बदल ली है, क्या नरमी दिखा रहे हैं। नतीजों को बिहार में संख्या बल काफ़ी है, 40 सीटें हैं लोकसभा की, जो कि नतीजों को पलटने का मादा रखती हैं। वहीं यूपी में योगी आदित्यनाथ का जलवा बरकरार है। ऐसे मोदी योगी की मजबूत जोड़ी जो है यूपी में अधिकांश सीटों पर विपक्ष को चित कर देगी। वैसे भी यूपी में विपक्ष की एकता के कोई आसार नहीं है। मायावती तो विपक्षी गठबंधन से दूर नजर आ रही हैं और महत्वाकांक्षा अखिलेश की भी राष्ट्रीय बहुत बड़ी हुई है। निश्चित रूप से सीटों पर समझौता वो नहीं करेंगे। कांग्रेस भी अपने अलग महत्वाकांक्षाएं पाले हुए हैं राहुल गांधी के लिए, तो वो भी सीटों पर समझौता नहीं करेंगे। और रालोद जो है पश्चिमी यूपी में, वो रुख देख रहे हैं कि जिधर ज़्यादा दमदार होगा उधर का रुख वो कर लेंगे और इस तरीके से यूपी से ही यूपी के विजेता के लिए ही दिल्ली का द्वार खुलता है, सभी को मालूम है। वहीं महाराष्ट्र विकास अघाड़ी का भी कोई भरोसा नहीं है महाराष्ट्र में, जहाँ से 48 सीटें आती हैं। अभी दरार की खबरें आती हैं जिनसे भाजपा वह काफ़ी खुश है और ये दरार महाराष्ट्र में बढ़ती जाएगी, इसमें अचरज नहीं होना चाहिए। जैसे जैसे 2024 का साल नज़दीक आ जाएगा, ये दरार महाराष्ट्र विकास अघाड़ी में बढ़ सकती है। क्या पता फिर उद्धव ठाकरे भी भाजपा का दामन थामने से परहेज ना करें। कांग्रेस भी वहाँ अपने तेवर दिखाती रहती है, तो ऐसे में देखना होगा कि महाराष्ट्र में भी यूनिटी रहती है या नहीं, विपक्ष की एकता रहती है कि नहीं। तो इससे निश्चित रूप से पीएम मोदी जैसा मजबूत है अमित शाह का, तो महाराष्ट्र में भी नेता तमाम ईडी के निशाने पर है, जिसे भी भाजपा स्वाभाविक कानूनी प्रक्रिया बता रही है। तो इस तरीके से वहाँ पर भी हौसले पस्त हो रहे हैं विपक्षी नेताओं के। ऐसे में भाजपा की रणनीतिक राह विपक्ष को रौंदने के लिए आसान हो जाए तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। फिर पीएम मोदी जैसे मजबूत नेता और अमित शाह के सियासी दांव जैसे विपक्ष को पस्त करने के लिए अहम भूमिका तो निभाएंगे ही। इसलिए भाजपा इस तरह की रणनीति